हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं डॉस्टोवस्की की नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड के बारे में। अब पहली चीज़ कि इसके बारे में बात क्यों क्यों कर रहा हूँ, मैं इस बुक के बारे में क्यों बात करी जा रही है। क्योंकि ये बुक कहने को तो 100 पेज की है, पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, ईजिली आदमी पढ़ सकता है। बट ये दुनिया की पहली एग्जिस्टेंशलिस्ट राइटिंग है। एग्जिस्टेंशलिज्म ने दुनिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो पहली एग्जिस्टेंशलिस्ट राइटिंग माना गया है डॉस्टोवस्की की नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड को। और कहते हैं कि जो उसमें आइडियाज़ हैं बहुत पावरफुल थे, एटलीस्ट अपने टाइम के हिसाब से तो काफ़ी पावरफुल थे। और इन्हीं राइटिंग से इंस्पायर होके बाद में जीन पॉल सार्त्रे हो, चाहे वो एल्बर्ट कैमू हो, चाहे फ्रेडरिक नीत्शे हो, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन सब ने डॉस्टोवस्की की राइटिंग से ली है। ठीक है, तो वर्क पावरफुल है और पहला एग्जिस्टेंशलिस्ट वर्क है, तो इसलिए मुझे लगा मैं आपसे शेयर कर दूं। ठीक है, और बहुत बार ये भी होता है कि रीज़न ये भी है कि बहुत लोग डॉस्टोवस्की को पढ़ना चाहते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत ब्रिलियंट और बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन समझना आसान नहीं होता है डॉस्टोवस्की, क्योंकि डॉस्टोवस्की कॉम्प्लेक्स राइटर है। बहुत सिंपल राइटिंग्स नहीं है कि आपने ऐसे ही पढ़ा और समझ में आ गया आपको, नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी है उनकी राइटिंग्स में। और नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब तक आपको पूरा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जैसे जो उनके बाद के वर्क्स हैं। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड के बाद जो उन्होंने लिखा, क्राइम एंड पनिशमेंट, ब्रदर कारामाज़ोव और इडियट, ये जो उनकी बुक्स हैं वो एक स्टोरी के फॉर्म में है। बट नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड कोई स्टोरी नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बात क्या हो रही है। और ये जो आदमी बात कर रहा है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है इसमें एक आदमी है, अंडरग्राउंड मैन। नाम भी, जो किताब का नाम है इन्हीं के नाम पे है, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, क्योंकि एक आदमी है जो कहीं बेसमेंट में बैठा हुआ है। ठीक है, अंडरग्राउंड है, तो वो जो आदमी बैठा हुआ है, अंडरग्राउंड मैन है, वो जो अपने आप से ही बातें सी कर रहा है और उन बातों को लिख रहा है। तो कोई कहानी तो है नहीं वो। ठीक है, तो उसको समझना हो जाता है फिर मुश्किल, क्योंकि कहानी नहीं है। तो जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम, कंटेक्स्ट नहीं मालूम, पूरा आपको हिस्टोरिकल उस टाइम नैरेटिव क्या था नहीं मालूम, तो समझना मुश्किल हो जाएगा। नहीं समझेंगे आप, बोर होकर शायद किताब बंद कर दें। ठीक है, तो मेरा काम है जो वो जो मुश्किल चीज़ है, जो बैरियर्स हैं, उनको हटाना, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, ईजी हो पाए आपके लिए उस वर्क को समझना। अब इसको समझने के लिए हमें उसी टाइम पे जाना पड़ेगा जिस टाइम पे ये किताब लिखी गई, क्योंकि जब तक हम राइटर के आसपास का समझेंगे नहीं कि क्या माहौल था, हम समझ नहीं पाएंगे राइटिंग को। किताब लिखी गई है 1864 में। अब 1864 में क्या माहौल था रशिया में, इसको समझना ज़रूरी है। 1864 में रशिया पे वेस्टर्न यूरोप की आइडियोलॉजी का बहुत इम्पैक्ट था। अब वेस्टर्न यूरोप में उस टाइम क्या था, वेस्टर्न यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो आ चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया था, और ह्यूमंस का इस चीज़ में वहाँ पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि अगर आदमी लॉजिकल हो जाए, बहुत एनालिटिकल हो जाए, तो सिर्फ रीजनिंग के दम पे हम एक बड़ा ही आइडियल समाज बना सकते हैं, एक यूटोपियन सोसाइटी हम बना सकते हैं। ह्यूमंस की हम सारी सफरिंग्स ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी, बहुत ही अच्छा समाज बन जाएगा। लेकिन बनेगा कैसे, जब हम सब लॉजिकल हो जाएंगे। तो अगर हम साइंस को बहुत यूज़ करें, अगर हम बहुत ज़्यादा लॉजिक को यूज़ करें, अगर हम बहुत ज़्यादा रीजनिंग को यूज़ करें, तो हम एक परफेक्ट समाज बना सकते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस था और ये डोमिनेट कर रहा था। अब ये जो थॉट्स थे, ये जो आइडियोलॉजी थी यूरोप की, उसका इम्पैक्ट रशिया में भी था। रशिया में भी इम्पोर्ट हुई ये आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडियाज़ भी इम्पोर्ट होते हैं। तो रशिया में उस टाइम एक राइटर थे जो इस आइडियोलॉजी से काफ़ी इम्प्रेस थे, जिनका नाम था चरने श्विस्किया। तो इन्होंने किताब लिखी, इस किताब का नाम था व्हाट इज़ टू बी डन। अब उस किताब में क्या था, उस किताब में उन्होंने इसी चीज़ पे बात की कि ये जो वर्ल्ड है, इस पर काफ़ी बात करते हैं कि जो वर्ल्ड है ये नेचर के लॉज के हिसाब से चलता है। कुछ नेचर के लॉज हैं, उनके हिसाब से चल रहा है, और इन लॉज को साइंस ने डिकोड कर लिया था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया था। तो अगर हम साइंस का अच्छे से यूज़ करें, नेचर के लॉज को हम पावरफुली डिकोड करें और उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें अपने तरीके से, तो हम एक परफेक्ट दुनिया बना लेंगे। और जो इंसान है,
ठीक है, और ये जो वर्ल्ड भी है वो कहते हैं कि वो डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि उस टाइम ये थॉट चल रहा था कि चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिनिस्टिक हैं, दुनिया डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि भैया अगर अर्थ ऐसे घूम रही है तो इस वजह से ऐसे घूम रही है, प्लैनेट्स ऐसे चल रहे हैं वो इस वजह से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है। तो रीज़न था, तो जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में वो किसी रीज़न की वजह से हो रही हैं, कॉज एंड इफेक्ट है, तो चीज़ें बिल्कुल हाईली डिटर्मिनिस्टिक हैं, नेचर के लॉस के थ्रू हम डिकोड कर सकते हैं। इंसान भी ऐसा क्यों है, क्योंकि इंसान के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ब्रेन में स्ट्रक्चर उसका ऐसा है, कुछ न्यूरॉन्स हैं, तो इंसान का बिहेवियर भी डिटर्मिनिस्टिक है, तो यूनिवर्स भी डिटर्मिनिस्टिक है, और ह्यूमन एक पार्ट है यूनिवर्स का, तो ह्यूमन नेचर भी डिटर्मिनिस्टिक है, ह्यूमन बिहेवियर भी डिटर्मिनिस्टिक है, तो हर चीज़ डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि नेचर के लॉस के साथ चल रही है, और नेचर के लॉस को हम साइंस के थ्रू डिकोड कर सकते हैं। तो यानी कि लॉजिक पे बड़ा जोर था, डिटर्मिनिज्म में लॉजिक पे बहुत जोर आ गया। बस लॉजिक है जो है, लॉजिक को अगर हम बेटर करते जाएं तो हम लॉजिक के थ्रू, साइंस टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्ल्ड को बिल्कुल परफेक्ट समाज बना सकते हैं, ये इनका मानना था। इन्होंने किताब में लिखा व्हाट इज़ टू बी डन में। अब लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इससे फिर फ्री विल हट रही है। भाई जब सब चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक है तो फ्री विल तो है नहीं, फिर आपकी चॉइस ही नहीं है कुछ, आप जो भी करते हैं वो तो पहले से ही डिटर्मिनिस्टिक है, मैं कुछ भी जो कर रहा हूँ वो तो डिटर्मिनिस्टिक है, तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट हट गया, फ्री विल नहीं है। सेकंड, मोरालिटी नहीं है, सही गलत तो कुछ है नहीं, हम ही बना रहे हैं सही गलत। यूनिवर्स में इनहेरेंटली फिर मोरालिटी नहीं है, सही गलत नहीं है, ह्यूमंस का बनाया हुआ है, तो ना तो फ्री विल है ना मोरालिटी है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब लॉजिक पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, रीजनिंग ही पूरी तरह से डोमिनेट करेगा, तो ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है, फ्री विल वाली और मोरालिटी वाली। दोस्टोवस्की को इससे प्रॉब्लम थी, दोस्टोवस्की इस चीज़ से, आइडिया से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। तो उन्होंने जो अंडरग्राउंड मैन बनाया, ये जो किताब लिखी नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड मैन, ये जो अंडरग्राउंड मैन है ये इस आइडियोलॉजी पे अटैक है, ठीक है, एक अटैक करा है, और अटैक बहुत ही इन्होंने एक सैटारिकल वे में किया है। सैटारिकल वे में मतलब एक कॉमिक सेंस में किया है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि अगर हम समाज ऐसे बनाएं जैसे ये जो राइटर बता रहे हैं, तो आदमी जो बनेगा वो अंडरग्राउंड मैन की तरह बन जाएगा। अगर बिल्कुल समाज लॉजिक के हिसाब से चले, बिल्कुल रीजनिंग के हिसाब से चले, सिर्फ लॉजिक और सिर्फ रीज़न और सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड हो जाए, सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक हो जाए, तो एंड में जो एंड प्रोडक्ट है वो अंडरग्राउंड मैन है। और तो अंडरग्राउंड मैन के थ्रू वो सटायर कर रहे हैं, एक अटैक कर रहे हैं दोस्टोवस्की। अब वो बता क्या रहे हैं कि अगर सब कुछ परफेक्टली ऐसा ही हो जैसे अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ रैशनैलिटी ही चले, सिर्फ लॉजिक ही चले, तो आदमी एंड में अंडरग्राउंड मैन बनेगा। अब अंडरग्राउंड मैन है कैसा, इसके बारे में पूरी उसमें लिख रहे हैं। तो कॉमिकल अटैक है, ठीक है। अब कैसा है अंडरग्राउंड मैन, देखते हैं। पहला तो इसमें किताब में लिखा गया, स्टार्टिंग में ही बोलते हैं वो जो अंडरग्राउंड मैन है वो लिखता है, पहली लाइन ही यही है, आई एम अ स्पाइटफुल मैन। स्पाइटफुल मतलब है गुस्सा है मेरे अंदर। अब गुस्सा क्यों है, क्यों है गुस्सा? गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो जो अंडरग्राउंड मैन है उसने सब कुछ सीख लिया, भैया लॉजिक सीख लिया, साइंस सीख ली, बड़े तगड़े तगड़े आइडियाज़ ले लिए। यही तो बोला गया था ना कि आदमी को हम बिल्कुल रैशनल बना देंगे, बिल्कुल लॉजिकल बना देंगे, साइंस सीख लेगा, सब कुछ सीख लेगा, बिल्कुल परफेक्ट ब्रेन होगा, सब कुछ होगा उसके पास, लेटेस्ट सारा डेटा भी है, सब कुछ है उसके पास, सारे नेचर के लॉस समझता है, बहुत इंटेलिजेंट है, हाइपर इंटेलेक्चुअल है, बहुत बुद्धि से बहुत होशियार है। लेकिन अब इतना हाइपर इंटेलेक्चुअल हो गया, इतना इंटेलिजेंट हो गया कि कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो एक्शन लेने बैठता है तो फिर वो थॉट्स उसके दिमाग में घूमते हैं, आइडियाज़, कि भैया एक्शन लेके करूँगा क्या, सब चीज़ें तो डिटर्मिनिस्टिक है, तो मेरे पास तो फ्री विल है ही नहीं, मैं करूँ क्यों कुछ। यहाँ से फिर राइज होता है नाइलिज्म, कि चीज़ें सब मीनिंगलेस हैं, फिर करने का फिर कुछ फ़ायदा क्या, ठीक है। और ह्यूमंस जो है सेल्फिश है। तो जब वो इतना आइडियाज़ लेके बैठ गया अंडरग्राउंड मैन, इतना इंटेलेक्चुअल हो गया, इतना उसने सिर्फ रैशनैलिटी लगा रहा है, लॉजिक लगा रहा है, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा, एक्शन नहीं ले पा रहा। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गया है, उसने ऐसे आइडियाज़ ले लिए, तो उससे उसको आ रहा है गुस्सा।
क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पा रहा। तो कह रहा है कि भैया ये जो नॉर्मल आदमी है जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता है वो तो एक्शन ले पा रहा है, पर मैं लॉजिक और एनालिसिस लगा लगा के मैं एक्शन नहीं ले पा रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। तो डॉस्टोवस्की कहता है ऐसा बन जाएगा समाज आपका, अंडरग्राउंड मैन जैसा। अगर आप सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस लगाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी वो कुछ करने जाएगा तो उसको दिमाग में यही थॉट्स आएंगे, भैया चीज़ें तो पहले से डिटर्मिनिस्टिक है, नाइलिज्म है, करे कैसे फिर कुछ। तो इस चीज़ की वजह से उसको एंगर है, गुस्सा है उसको अंदर। ठीक है, फ्री विल का कॉन्सेप्ट, वो कहता है अंडरग्राउंड मैन फिर कहता भैया क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड पे चलेगा तो फ्री विल है नहीं। लेकिन अब एक चीज़ है यहाँ पे, जब डॉस्टोवस्की उसको कौन वो कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो डॉस्टोवस्की कह रहा है, उसमें दिखाया गया कि उसका लिवर डैमेज है। वो जो आदमी बैठा है अंडरग्राउंड मैन, वो बोलता है कि मेरा लिवर ख़राब हो गया है, लिवर ख़राब है, दर्द हो रहा है उसको, बहुत पेन हो रहा है। तो डॉक्टर के पास जाना चाहता है, मेडिकल साइंस में बिलीव करता है, वो साइंस में बिलीव करता है, टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है, रिस्पेक्ट करता है, एडमायर करता है, लॉजिक को एडमायर करता है। बट क्योंकि लॉजिक से ये चीज़ निकल के आ रही है कि फ्री विल नहीं है, अब वो वहाँ पे अड़ गया है। वो कहता है कि मेरे को दर्द हो रहा है लिवर में, तो अब भैया लॉ के हिसाब से नेचर के तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिकल साइंस की हेल्प लेनी चाहिए, और वो मेडिकल साइंस को एक्सेप्ट करता है, एडमायर करता है, पर वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब मैं यहाँ फ्री विल दिखाऊंगा अपनी, भले ही मेरी बॉडी मुझे कितना ही पुश करे, पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि फ्री विल होती है, मैं चाह के चॉइसेस ले पा रहा हूँ। पुश तो मुझे बॉडी इस तरफ कर रही है कि मैं जाके अपना इलाज कराऊँ, और मुझे पता है इलाज हो जाएगा, डॉक्टर्स इलाज कर देंगे, मेडिसिन है, बट वो रिवोल्ट कर रहा है उस आइडियोलॉजी के खिलाफ कि चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक है। वो कहता है मैं यहाँ पे सफ़र करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, इलाज नहीं कराऊँगा, तो यहाँ पे चॉइस ले रहा हूँ, मैं फ्री विल लगा रहा हूँ, सफरिंग से वो फ्री विल को जस्टिफाई कर रहा है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा डॉस्टोवस्की राइटर ही कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है, 2 पार्ट में ये किताब डिवाइडेड है। तो पहले पार्ट में अंडरग्राउंड मैन के थ्रू डिटर्मिनिस्टिक आइडियोलॉजी है उस पर सीधा अटैक किया है डॉस्टोवस्की ने। उसने जो अंडरग्राउंड मैन बनाया है, उसने बोला है कि हाइपर इंटेलेक्चुअल मैन है, लॉजिकल है, बहुत इसमें रीजनिंग है, पावरफुल है दिमाग से, लेकिन इसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पाता, कुछ भी करने आता है तो सोचता ही रहता है कि अरे करने की जरूरत क्या है, फ्री विल तो है नहीं। लेकिन फिर बाद में ये भी बोलता है कि मेरा लिवर ख़राब है, जाना मुझे एज पर डिटर्मिनिज्म, पेन हो रहा है तो मुझे जाना चाहिए इलाज कराने। भाई पेन होगा तो आदमी इलाज कराने जाता है ना, रीज़न क्या है, पीछे पेन है तो आदमी इलाज करा रहा है, तो डिटर्मिनिस्टिक हो गया। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा इलाज कराने, मैं इसको सफ़र करूँगा पेन को, ताकि मैं अपने आप को ये प्रूव कर पाऊँ कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है, सफरिंग से वो फ्री विल को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो ये है पहला पार्ट। तो उसके इमोशंस उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अंडरग्राउंड मैन एक ऐसा मैन बन गया है कि लॉजिक है, रैशनैलिटी है, सब कुछ है, लेकिन उसके इमोशंस हैं उसको परेशान करते हैं, तो इमोशन से लड़ेगा। क्योंकि जो ये मान के चल रहे थे कि यूटोपियन समाज होगा, सब कुछ होगा, उन्होंने इमोशंस को तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया, इमोशंस की इंपॉर्टेंस रखी ही नहीं, लॉजिक की और एनालिसिस की रखी है। पर आदमी खाली लॉजिकल बीइंग नहीं है, उसके अंदर इरेशनल पैशंस हैं, उसके अंदर इम्पल्सेस हैं, उसके अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं, ड्राइव्स हैं, जिनके बारे में वो खुद नहीं जानता। डॉस्टोवस्की उस पार्ट की बात कर रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में आप खुद ही नहीं जानते। आप सोचते हैं मैं ये करूँगा, आप पूरी प्लानिंग करते हैं लाइफ में, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन एंड मोमेंट पे आप कुछ और डिसीजन ले रहे होते हैं। फिर बाद में सोचते हैं ऐसा मैंने कैसे कर दिया, ये तो गलती हो गई, सोचा तो मैंने कुछ था, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो आपने ऐसा कैसे करा। आप सोचते हैं मैं इस इंसान से बात नहीं करूँगा, इस इंसान से मैं ये नहीं रखूँगा, कोई इससे मैं रिलेशन नहीं रखूँगा, यह मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन बाद में आप उसी तरफ खींच रहे हैं, उसी इंसान की तरफ खींच रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डिस्पाइट द फैक्ट हम लॉजिक लगा रहे हैं, एनालिसिस लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम क्यों एक ऐसा काम कर रहे होते हैं, या क्यों एक ऐसे इंसान की तरफ हमारा खिंचाव होता है जो लॉजिकली हमें सही नहीं लग रहा, फिर भी हम जा रहे हैं? क्योंकि आपके हिडन कुछ आपके इम्पल्सेस हैं, इमोशंस हैं जो आपको ड्राइव करते हैं, और उनके बारे में आप जानते नहीं हो। तो डॉस्टोवस्की ने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करी है कि मैन इज़ नॉट जस्ट अ लॉजिकल क्रिएचर अलोन। आदमी खाली लॉजिक पे नहीं चलता है, उसके अंदर हिडन
इमोशंस और इम्पल्सेस हैं, ड्राइव्स हैं जो उसको पुश करती हैं, जिनके बारे में वो खुद ही नहीं जानता, बट है, वो प्रेजेंट हैं। और कहीं ना कहीं ये जो डॉस्टोव्स्की ने बात की, उससे फिर आगे फ्रॉइड ने भी इंस्पिरेशन ली है। फ्रॉइड भी अगर आप पढ़ते हैं तो फ्रॉइड ने जो अनकॉन्शियस माइंड का जो कॉन्सेप्ट लिया है, कहीं ना कहीं डॉस्टोव्स्की का इम्पैक्ट है। भले ही फ्रॉइड ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, उसके बारे में मुझे बहुत डीप में आइडिया नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में यहाँ पे एक जो स्टार्टिंग है डॉस्टोव्स्की कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं वो, कि आप सिर्फ वो नहीं हो जो आप सरफेस पे दिख रहे हो, आप सिर्फ वो नहीं हो जो आप दिमाग लगा रहे हो लॉजिक से, एनालिसिस से, आपके अंदर बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको खुद ही नहीं पता है। ठीक है, तो आदमी सिर्फ लॉजिक पे ही चल रहा है, आदमी के अंदर इमोशंस भी हैं। तो ये तो पहला पार्ट में है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, अंडरग्राउंड मैन के। जब ये अंडरग्राउंड मैन बना है, ये जो बन गया है, ये अपने आप को बड़ा लोनली और आइसोलेटेड महसूस करता है, समाज से कटा कटा महसूस करता है कि बड़ा ही अकेला रह रहा है। मैंने बोला ना, ये अकेला बैठा है। ये जो अंडरग्राउंड मैन है, कहाँ बैठा है, किसी घर के बेसमेंट में बैठा हुआ है, अंडरग्राउंड में बैठा हुआ, वहाँ पे लिख रहा है। दुनिया से ये ज़्यादा बातचीत नहीं करता, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, बहुत लोनली है, बहुत आइसोलेटेड है। क्यों है अंडरग्राउंड मैन, क्यों है ऐसा? अब फिर डॉस्टोव्स्की अटैक कर रहे हैं सेकंड पार्ट में। वो कहते हैं क्योंकि इसने इतनी नॉलेज ले ली है, इतना रैशनल हो गया है, इतनी उसने आइडियाज़ ले लिए, इतनी ऐसी ऐसी किताबें उसने पढ़ ली हैं कि अब उसको लगता है जो बाकी लोग हैं वो उसके आगे कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे। वो इतना इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है कि वो बाकी लोगों से बात करे तो क्या बात करे, वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली सुपीरियर समझ रहा है। और बाकी जो क्राउड है, ठीक है, बाकी जो लोग हैं वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। तो डॉस्टोव्स्की वॉर्न कर रहा है कि अगर आप बिल्कुल उसी अपनी उस पर चलेंगे आइडियोलॉजी पे, रैशनैलिटी वाली पे, तो इस तरह से बन जाएगा आपका इंसान कि वो नॉर्मल आदमी से कॉन्वर्सेशन करेगा ही नहीं। उसको लगेगा अरे मैं तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये पता है, नॉर्मल आदमी क्या बातें करता है। तो एक वैनिटी डेवलप होती है। वैनिटी मतलब एक्सेसिव प्राइड, ड्यू टू कि मैं हाइपर इंटेलेक्चुअल हूँ, मेरे पास तो बहुत दिमाग है, तो मैं क्या बात करूँ, इससे मैं बात नहीं कर सकता, इससे मैं बात नहीं कर सकता, ये मेरी बात समझेगा ही नहीं, मेरे आइडियाज़ समझेगा ही नहीं। इसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा था, जिसके अंदर एक ज्ञानी होने की वजह से उसको जो ये लग रहा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। एक वैनिटी डेवलप हो रही है, एक्सेसिव प्राइड की फीलिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो लोनली भी है, आइसोलेटेड भी है। और फिर इसकी वजह से आदमी जब बहुत लोनली रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, तो उसके अंदर फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी डेवलप हो रहा है। तो ये दिखा रहा है डॉस्टोव्स्की कि भैया आप अगर ऐसे चलेंगे तो ऐसा बनेगा आपका मैन, अंडरग्राउंड मैन बनेगा, अगर आप खाली रैशनैलिटी और लॉजिक पे चलेंगे तो। फिर वॉर्न कर रहा है वो, ठीक है ना, ही इज़ वार्निंग द रीडर्स। ठीक है, पर साथ ही साथ वो कहता है ठीक है, सुपीरियर तो फील करूँगा, अंडरग्राउंड मैन बना है, सुपीरियर फील करेगा, हाइपर इंटेलेक्चुअल है, बट साथ ही साथ वो अपने आप को हेट भी करेगा, क्योंकि इमोशंस तो ना चले जाएंगे, उसके इमोशंस तो रहेंगे, लॉजिक कितना भी डेवलप कर लो। डॉस्टोव्स्की कह रहा है आदमी खाली लॉजिकल नहीं है, आदमी इमोशनल भी है, उसके हिडन साइड्स भी हैं, अंदर उसके इम्पल्सेस भी हैं, ड्राइव्स भी हैं। तो कह रहा है वो जो अंदर के जो उसके इमोशंस हैं वो सेल्फ हेट्रेड में कन्वर्ट होंगे, उसको अपने आप से ही हेट करने पे मजबूर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा पैदा होगा कि यार तुम ऐसे कैसे बन रहे हो, तुम लोगों को क्यों, बाकियों को क्यों इन्फीरियर समझते हो, तुमने किताबें पढ़ ली, आइडियाज़ ले लिए, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे अंदर कौन सी फीलिंग डेवलप हो रही है कि तुम ज़्यादा सुपीरियर हो और दूसरे तुमसे इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं। ये गलत फीलिंग है। तो एक तरफ तो उसके अंदर लॉजिक से तो सुपीरियर समझ रहा है, लेकिन जो उसके इमोशंस हैं वो उसी के खिलाफ रेबेल कर रहे हैं, उसको सेल्फ हेट्रेड करवा रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो डॉस्टोव्स्की कह रहा है जो अंडरग्राउंड मैन है, ही इज़ अ कॉन्फ्लिक्टेड मैन। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे तो कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएंगे कि इमोशंस अपने बोलेंगे, लॉजिक कुछ बोलता रहेगा, और दोनों में मिसमैच रहेगा। ठीक है, और इसको वो ऐसा भी दिखाते हैं कि जैसे कि बाद में एंड में इसमें ये जो अंडरग्राउंड मैन है, ये अपने दोस्तों से मिलता है, जो उसके पुराने दोस्त थे, स्कूल के, कॉलेज के जो दोस्त थे इसके, उनसे मिलता है। और उसके बाद फिर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम लीज़ा है। पर ये अपने दोस्तों से भी और लीज़ा से भी एक हेल्दी रिलेशनशिप बना नहीं पाता, क्योंकि फिर वही कॉन्फ्लिक्ट रहता है इसके अंदर, लॉजिक और इमोशन का। ठीक है, लॉजिक से उसको ऐसा लगता रहता है कि मैं, एक्सेसिव प्राइड और ईगो वाली रहती है उसके अंदर भावना कि मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मैं तो बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, लेकिन इमोशंस उसको उसी पे उसको एंगर आता है, अपने ऊपर ही एंगर आता रहता है, अपने आप को ही कोसता है,
अपने आप से ही हेटेड करता है कि मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ, इन आइडियाज़ को, किताबों को, इतने इंटेलेक्ट को मैंने क्यों भर लिया अपने अंदर, जिसकी वजह से मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल इंसानों से नॉर्मल बात नहीं कर पा रहा, मैं नॉर्मल इंसानों से नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा। वो कहता है मैं क्या करूँ इस लॉजिक का, इस हाइपर इंटेलेक्चुअल जो मैंने ले लिया अपने अंदर, दिमाग में भर लिया है मैंने इतने आइडियाज़ को क्या करूँ इन आइडियोलॉजीज़ का मैं, इसकी वजह से तो मैं नाइलिस्टिक हो गया हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, मैं लाइफ को जी नहीं पा रहा, तो क्या फ़ायदा मेरे इस लॉजिक का। कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर। तो कहता है डॉस्टोवस्की ऐसा आदमी बनाओगे आप, क्योंकि मैंने बोला ये अटैक कर रहा है डॉस्टोवस्की, सैटारिकल अटैक है अंडरग्राउंड मैन के फॉर्म में, कि लॉजिक लगाते रहोगे तो ऐसा आदमी बन जाएगा, सिर्फ लॉजिक लगाते रहोगे, कॉन्फ्लिक्टेड मैन क्रिएट करोगे तुम, बटा हुआ टूटा हुआ आदमी दो हिस्सों में, ठीक है। और स्पाइटफुल आदमी, क्योंकि वो बोल ही रहा है, पहली लाइन ही है स्पाइटफुल, आई एम अ स्पाइटफुल मैन फुल ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब फिर डॉस्टोवस्की एंड में इसका सॉल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं क्या सॉल्यूशन है, वो कहते हैं अंडरग्राउंड मैन तो सॉल्यूशन है नहीं, उससे तो पूरा आप देख लिए क्या बन गया आ रहा है, उसने दिखा दिया। अंडरग्राउंड मैन अगर लॉजिक पर चलेंगे तो अंडरग्राउंड मैन बनेगा, और अंडरग्राउंड मैन बनेगा तो ये तो अपने आप में अच्छा मैन है नहीं, एग्जाम्पल उसने दिखा दिए, तो परेशान आदमी है, बहुत लोनली है, आइसोलेटेड है, गुस्से वाला है, गुस्सा ही करे यार, अपने आप पे गुस्सा कर रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। फिर सॉल्यूशन क्या है, तो डॉस्टोवस्की सॉल्यूशन देता है एंड में, सॉल्यूशन देता है कि हम बहुत ज़्यादा ये जो यूरोप के आइडियाज़ आ रहे हैं इनसे इंस्पायर ना हो, उनको वहीं रहने दीजिए, उस मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ को वहीं रहने दीजिए। हाँ, वो कहता है सॉल्यूशन है बैक टू रशियन ट्रेडिशनल लाइफ, रशिया में आदमी सिंपल है, तो हम वापस उस सिंप्लिसिटी पे जाएं, जो हम पहले जैसे एक ट्रेडिशनल एक सिंपल जीवन जीते थे हम उसी को जिए, इतने ज़्यादा हम लॉजिकल ना हो जाएं कि हम नॉर्मल लाइफ ना जी पाएँ। एक चीज़ और बताऊँ, डॉस्टोवस्की लॉजिक के खिलाफ नहीं है, डॉस्टोवस्की साइंस के खिलाफ नहीं था, ये बात ध्यान रखिए। डॉस्टोवस्की इज़ नॉट अगेंस्ट लॉजिक, डॉस्टोवस्की इज़ नॉट अगेंस्ट साइंस, बट वो कहता है इतना ज़्यादा भी ना कर लें कि हम नॉर्मल ही ना हो पाएँ, हम नॉर्मल लाइफ को ही ना जी पाएँ, हम लोगों से कनेक्ट ही ना कर पाएँ, हम अपने अंदर कहीं ईगोस्टिक ना हो जाएं कि हमें बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो कहता है लॉजिक की और रैशनैलिटी की लिमिटेशंस हैं, और वो नहीं लॉजिक की रैशनैलिटी की लिमिटेशंस को दिखा रहा है। सो डोंट गेट डॉस्टोवस्की रॉन्ग, डॉस्टोवस्की इज नॉट अगेंस्ट लॉजिक एंड रैशनैलिटी, डॉस्टोवस्की इज टेलिंग यू कि एवरीथिंग हैज़ अ बाउंड्री, हर चीज़ की एक लिमिट है। ओवरली अगर आप लॉजिकल हो जाते हैं, ओवरली एक्सेसिवली अगर आप रैशनल हो जाएंगे, तो उसका फिर आउटकम हमेशा अच्छा नहीं होता। उसकी वजह से हो सकता है कि आप नॉर्मल लाइफ जी ना पाएँ, आप नॉर्मल लोगों से बात ही ना करें, आपको ऐसा लगता रहे कि आप कितने ज्ञानी हैं और आपको लगे बस सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से फेथ क्राइसिस भी आता है। डॉस्टोवस्की इसके बारे में बात करता है, क्योंकि अगर आप बहुत ओवरली लॉजिकल हो जाएंगे तो आपको फेथ क्राइसिस रहेगा, ठीक है। तो डॉस्टोवस्की ने सॉल्यूशन क्या दिया, पहला तो जो रशिया की ट्रेडिशनल लाइफ है तो कहते हैं उसको इम्बाइब करा जाए। लॉजिक और साइंस अपनी जगह है, ज़रूरी है बहुत, बट हमें रशिया की ट्रेडिशनल लाइफ को इम्बाइब करना चाहिए, हमें ब्लाइंडली आइडियाज़ को इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए और उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, पहला ये। सेकंड, वो डॉस्टोवस्की कहता है कि हमें एक हायर पावर में बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जब हम हायर पावर में बिलीव करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें लाइफ में पर्पस मिलता है, हमें लाइफ में एक मीनिंग मिलता है। तो कहता है हायर पावर में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन द एंड अगर मैं बोलूँ, क्रक्स बोलूँ, तो डॉस्टोवस्की का इन जनरल इस किताब में डिटर्मिनिज्म वाली जो फ़िलासफ़ी है कि हर चीज़ डिटर्मिनिस्टिक है, सिर्फ नेचर के लॉस के हिसाब से ही चलती है, हर चीज़ सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग के थ्रू ही हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो डॉस्टोवस्की ने इस किताब में इस आइडिया पर अटैक किया है। और उनका यह मानना है कि फ्री विल हमारे पास होती है, इंसान के पास फ्री विल है, हम अपनी चॉइसेस ले सकते हैं, ठीक है। और जो मॉरलिटी है उसकी हर चीज़ पहले से ही सब डिसाइडेड है, राइट रॉन्ग क्या है, इनेटली चीज़ें मॉरल नहीं होती हैं, ठीक है, इनेट मॉरलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो डॉस्टोवस्की ने इस आइडिया पे भी अटैक किया है, ठीक है। तो डॉस्टोवस्की ये कहना है कि जो राइट और रॉन्ग है ये बहुत तक हम डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ हम यही बोलते रहें कि सब चीज़ पहले से ही डिसाइड है और हाईली डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड है और राइट रॉन्ग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो डॉस्टोवस्की इस आइडिया के
खिलाफ थे, उनका अपना बिलीफ था, फ्री विल पे वो मानते थे, और वो मानते थे कि आदमी अपने एक्शंस के लिए ज़िम्मेदार है। आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ जो मॉरलिटी जैसी, इनेट मॉरलिटी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है, नेचर में मॉरलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो डॉस्टोव्स्की इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था आदमी जो भी एक्शंस लेता है वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो रिस्पॉन्सिबल है। और इस चीज़ को वो दिखाते भी हैं जब क्राइम एंड पनिशमेंट जब वो लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट लिखी है और जो बड़े उनके वर्क्स थे तो क्राइम एंड पनिशमेंट वो दिखा रहे हैं। जो उनका सेंटर कैरेक्टर है रश्कोलनिकोव, वो जाके आगे उसमें एक रॉन्ग एक्ट करता है, तो उस रॉन्ग एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस वो बियर करता है। तो आप एस्केप नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ इस आइडिया से नहीं चल सकते कि राइट रॉन्ग कुछ होता नहीं है, नेचर में तो कुछ राइट रॉन्ग है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप बियर करते हो। वो बियर कैसे करता है? खाली इस सेंस में नहीं करता कि लॉ के थ्रू उसको पनिशमेंट मिलती है, उससे कहीं गुना पहले, वो तो पकड़ा तो बाद में गया है वो, ठीक है, एंड में अपने रॉन्ग एक्ट के लिए, उससे कहीं पहले जो उसके अंदर इमोशनल टर्मोइल जो क्रिएट हो रहा है, जो उसके अंदर गिल्ट की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, जो उसके कॉन्शियस में प्रॉब्लम हो रही है, जो उसके अंतरात्मा की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो वो सिर्फ लॉजिक के थ्रू देख नहीं पा रहा था, वो तो जब एक्ट हो गया था उसको समझ में आना शुरू हुआ कि कैसे उसके जो इमोशंस है कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, गिल्ट की फीलिंग उसे कैसे डोमिनेट कर रही है, सफरिंग उसे कैसे डोमिनेट कर रही है। तो इस आइडिया को जो मोरालिटी वाले को बहुत ढंग से एलैबोरेट किया है डॉस्टोव्स्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट में, ठीक है, क्योंकि डॉस्टोव्स्की का मानना था कि आप जो भी करते हैं आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके पास फ्री विल है, ठीक है। तो इस चीज़ पर उन्होंने बोला, और उनका ये भी मानना था कि इंसान को हायर पावर में बिलीव करना चाहिए, इससे हमें लाइफ में पर्पस और मीनिंग मिलता है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया किताब का। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगी। वीडियोज़ मेरे अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।